Hello everyone, this is Prem Sudhani coming up with the new initiative of Forum IAS, that is Decoding Toppers Answer Writing. So in this initiative we'll discuss about the answer booklet of especially of these toppers. जो ये टॉपर्स थे कैसे अपना आंसर्स लिखते थे और कैसे इनकी जो स्ट्रक्चर है आंसर की वो कैसे ही है, इसके साथ ही कंटेंट कैसा है, ये सब हम जो इश्यूज हैं ये सब डील करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सलोनी वर्मा की आंसर बुकलेट की, जिन्होंने हासिल की है AIR 70। जो सलोनी वर्मा है ये फोरम IAS के MGP प्रोग्राम दैट इज मेंस गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा थी और इनकी जो आंसर बुकलेट है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन देयर नॉन जस्टिफिएबल कैरेक्टर। भाई DPSP जो है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन इफ दे आर नॉन जस्टिफिएबल, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो इन्होंने लिखा है कि जो DPSPs हैं दे आर द पार्ट 4, है ना, दे आर इंसर्टेड एज पार्ट 4 एंड दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्पेशली जो एक्ट है हमारा GOI एक्ट ऑफ 1935। तो हल्का सा इन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताया कि ये है क्या, है ना। पार्ट 4 मेंशन कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्होंने मेंशन कर दिया GOI एक्ट ऑफ 1935 के साथ। इसके बाद अब इनकी यूटिलिटी जो पहला है क्वेश्चन की डिमांड है वो है यूटिलिटी क्या है इनकी कि इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इनमें देखिए यूटिलिटी को इन्होंने कैसे जस्टिफाई किया है। पहली बात इन्होंने बोला है कि जस्ट आफ्टर फंडामेंटल राइट इनको प्लेस किया गया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद इन्होंने लिखा है गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली आर्टिकल 45 अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो चाइल्ड की एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है एंड कैसे ये आगे चल के फंडामेंटल राइट बन जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस आंसर राइटिंग, है ना, इसमें ये लिखा है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने लिखा है आर्टिकल 38, 39 जो कि इनइक्वलिटी जो है स्पेशली उसको कम करने से रिलेटेड है। आर्टिकल 42 का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट द वर्क प्लेस क्रिएट करनी है। इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि जुडिशियरी को एनेबल करती है और टू डिसाइड कि कैसे मतलब हमारे जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करना है। इसमें आप अगर देखेंगे मिनर्वा मिल जो केस था उसमें इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। तो DPSPs की जो इंपॉर्टेंस है वो इन्होंने यहाँ हाईलाइट की है विद द हेल्प ऑफ दिस मिनर्वा मिल केस, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि कैसे ये गाइड करते हैं सोशल रिफॉर्म्स को भी। आर्टिकल 44 का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कैसे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्टिकल 44 को इंसर्ट किया हुआ है हमने, राइट। इसके बाद इन्होंने कंक्लूड किया है अपने आंसर को BR अम्बेडकर जी का कोट लेके। उन्होंने कहा था कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर वाइटल इन अचीविंग द गोल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, राइट। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर आपको अचीव करनी है तो फंडामेंटल राइट है, साथ ही में अगर आपको सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करनी है तो आपके पास DPSPs हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से सारे एग्जांपल्स देते हुए इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट किया है विद प्रॉपर एग्जांपल्स और उसके साथ ही इन्होंने कंक्लूड किया है विद डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो क्या सोचते थे DPSP के बारे में, उनके बारे में। तो आप देखें एक बहुत ही होलिस्टिक इन्होंने आंसर लिखा। इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे कीवर्ड हैं उनको हाईलाइट किया गया। काफ़ी सारे इन्होंने आर्टिकल्स के थ्रू जो है एग्जांपल्स दिए, आर्टिकल 38, 39 और लास्ट में एक कंक्लूजन दिया बाय यूजिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर्स व्यू पॉइंट, राइट। तो ये था इनका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। The second question is, do you think that introduction of electoral bond has brought much needed transparency in political funding? तो आपको इसको ये जस्टिफाई करना है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं क्या वो ट्रांसपेरेंसी ला पाए हैं, अगर हाँ तो आपको जस्टिफाई करना है। तो इन्होंने देखिए बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा कि इंट्रोडक्शन किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, कैसे अमेंडमेंट किया गया फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में, इनकम टैक्स ऑफ 1961 में एंड RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में। इसके बाद इन्होंने लिखा है यहाँ पे सब हेडिंग में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी को लेके, जिससे इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि कैश जो डोनेशंस हैं दे आर नाउ नॉट अलाउड। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी। KYC इनेबल्ड आपका बैंक अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप बॉन्ड परचेज कर पाएंगे। एंड इसके बाद इन्होंने लिखा है कि स्पेशली जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी होती है, अनस्क्रूपुलस सोर्सेज ऑफ मनी होते हैं, इन सबको अब आराम से ट्रैक किया जा सकता है, इनको मतलब आप यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर कंसर्न्स लिखे हैं
कि नो लिमिट ऑन कॉर्पोरेट डोनेशन, मतलब जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं कितना डोनेशन करेंगी उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव टू रिवील द सोर्स ऑफ मनी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए इन्होंने इनको अंडरलाइन किया है कि जो सोर्स ऑफ मनी है उसको आपको नहीं रिवील करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये एक बड़ी चिंता का कारण है। इसके साथ ही इनकम टैक्स जो आपके रिटर्न्स हैं वो भी एग्जेम्प्ट किए हुए हैं अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं तो। इसके साथ ही नो कैप ऑन फॉरेन रिसोर्सेज, इससे क्या होगा, इससे लॉबिंग का खतरा बनेगा और लॉबिंग करेंगे फॉरेनर जो है वो हमारी जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसमें हो सकता है लॉबिंग करवाएं, राइट। इसके बाद इन्होंने लिखा है मेजर्स नीडेड, क्या फिर हम मेजर्स ले सकते हैं। तो उन्होंने लिखा कि एक तो पहले देखिए मैंडेटरी रिवील कराइए सोर्सेज का, तो ये देखिए इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इसके बाद इन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है दैट शुड बी एग्जामिन्ड और दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है स्पेशली जो कहती हैं कि फंडिंग ऑफ इलेक्शंस जो है वो स्टेट करे, तो उसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं। एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो आप देखेंगे कंक्लूड इन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड वे में किया है कि पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं ठीक है वो हैं, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है इनकी एग्जामिन की जाए, साथ ही में इंद्रजीत जो गुप्ता कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन को भी देखा जा सकता है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कैसे क्वेश्चन की जो डिमांड थी कैसे ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, फिर इससे जुड़े हुए जो कंसर्न है उनको एक एक करके इन्होंने यहाँ पे एग्जामिन किया है। ऑलराइट, तो ये था इनका आंसर। आई होप आपको इससे कुछ लर्निंग मिली होगी। आप देखेंगे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज रख दी है एग्जामिनर के सामने, जैसे क्या क्या एक्ट जो हैं वो अमेंड किए गए, कैसे ये जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे और क्या इनके कंसर्न है। आई होप आपको यहाँ से कुछ लर्निंग मिली होगी। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल्डर ऑफ द ऑफिस इज एंट्रस्टेड विद सेफगार्ड्स with safeguarding the constitution against political and executive overreach should not take up government offices post retirement, डिस्कस विद रेफरेंस टू द जुडिशरी। तो जुडिशरी के जो जजेस रिटायर होते हैं वो इमीडिएटली कुछ पोस्ट ले लेते हैं गवर्नमेंट से, तो वो खराब है या वो गलत है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कैसे वो खराब है वो आपको बताना है। तो इसमें इन्होंने लिखा है द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द जजेस 1997 सजेस्ट दैट जुडिशियल डिग्निटरीज शुड मेंटेन अलूफनेस फ्रॉम द पॉलिटिकल एफिलिएशन से, जो है उनसे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए खुद को, जुडिशरी को पॉलिटिकल कनेक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके बाद स्पेशली जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेज ले लेते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बहुत ही अलग कंडीशन हो जाती है। तो उनको इन्होंने दिखाया है कि क्योंकि जब आप पॉलिटिकल कोई पोस्ट ले लेते हैं या फिर आफ्टर रिटायरमेंट कोई पोस्ट ले लेते हैं, तो जो जुडिशरी के जो भी डिसीजंस थे, आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी डिसीजंस थे उनके ऊपर डाउट आता है, नंबर 1। नंबर 2, erodes the public trust on the independence of the judiciary, कि जुडिशरी सच में वाकई में इंडिपेंडेंट थी, इस पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एंड इट इज अगेन अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो कि आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ द पावर होना चाहिए। इसके साथ ही परसेप्शन ऑफ एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो नेक्सस होता है, इसका अगर ऐसा परसेप्शन मिलता है पब्लिक को, तो देयर कुड बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा फ्यूल अप हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाउएवर एब्सोल्यूट बैन जो है वो नहीं लगाना चाहिए, ये कह रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस, जो जजेस होते हैं बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस कैन बी यूज्ड इन ट्राइब्यूनल्स, पॉलिसी मेकिंग्स, है ना। तो फिर जो है दूसरा, एक तो है कि इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसको यूटिलाइज किया जाए, इन्होंने एक ये पॉइंट लिखा। दूसरा इन्होंने लिखा आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए कि राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ चॉइस जो है सभी के पास है, तो जजेस को आप बैन नहीं कर सकते, वो कुछ कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट भी। अब फिर क्या करें, तो इन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड एक कंक्लूजन लिखा है, द नीड इज टू एंश्योर सेफ गार्ड्स। तो सेफ गार्ड्स में इन्होंने बताया है कि मैंडेटरी 2 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, यानी 2 साल कोई भी पोस्ट वो ज्वाइन ना कर पाए, ऐसा होना चाहिए। स्पेशली अगर आप देखें जजेस को लेके अगर आप ये देखें तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आफ्टर 2 ईयर्स जो है वो कोई पोस्ट ले सकते हैं, और 2 ईयर्स का जो है इनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लेकिन होना चाहिए। तो आप देखें अगर, तो इन्होंने किस तरह से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कोट किया है यहाँ पे, कंडक्ट फॉर द जजेस 1997 एक्ट का जो है इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। इसके साथ ही क्या इश्यूज़ हैं जो अभी जुडिशरी अगर कोई पोस्ट ले लेती है तो क्या क्या इश्यूज़ हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद इन्होंने कंप्लीट बैन को लेके भी बोला है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस, है ना। और साथ में इन्होंने कंक्लूड किया है लास्ट में कि विद सजेशन कि 2 साल का हम कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसका सजेशन दे सकते हैं।
आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा और किस तरह से इन्होंने अपने जो की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है, कैसे पॉइंट फॉर्मेट में इन्होंने पूरा आंसर लिखा हुआ है, कैसे एक एक करके इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं एंड उनको कैसे समझाया आप देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।